जी, वन फ्राइडे नाइट एक रिलेशनशिप ड्रामा है जिसकी प्लॉटिंग एक सस्पेंस मिस्ट्री की तरह की गई है। एक अल्फ्रेड हिचकॉक की फ़िल्म की तरह मैंने इस फिल्म को शूट किया है, लेकिन फिल्म एसेंशियली एट द कोर एक रिलेशनशिप ड्रामा है। इट एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ रिलेशनशिप्स। तो ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में है, जहाँ मैंने दिखाया कि एक 22 साल की लड़की वो एक 52 ईयर ओल्ड यानी उससे 30 साल बड़े आदमी के साथ अफेयर कर रही है और उनकी शादी तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये है। तो जो 52 ईयर ओल्ड आदमी है वो मिलिंद सोमन, उसका किरदार मिलिंद सोमन ने निभाया है, और जो उसकी वाइफ है वो रवीना टंडन है। और जो लड़की के साथ अफेयर होता है मिलिंद सोमन का, वो विधि चिदारिया नई एक्ट्रेस है जिसको मैंने लॉन्च किया है। तो इसमें मैंने जो होम ब्रेकर एक टर्म है, होम ब्रेकर, जो लड़कियां सिंगल होती हैं, जवान लड़कियां जो सिंगल होती हैं लेकिन किसी जवान लड़के के साथ अफेयर करने की जगह वो किसी बूढ़े आदमी के साथ अफेयर करती हैं जो शादीशुदा होता है, जिसके बच्चे भी होते हैं, और ऐसा करके वो उसका घर तोड़ती हैं, उसको वाइफ से डिवोर्स करवाती हैं, और ये सब होता है। तो मैंने ये दिखाया है। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आदमी की गलती नहीं है इसमें, कि कोई आदमी है जो अपनी वाइफ को छोड़कर जवान लड़की के साथ जा रहा है, तो उसमें आदमी की भी गलती है। इसमें आदमी और वो लड़की दोनों की गलती है, लेकिन लड़की की भी गलती है। और ऐसे अभी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो मैं कई ऐसी लड़कियों से मिला भी हूँ, मैं पर्सनली जानता हूँ और मैं पढ़ता भी हूँ प्रेस में, और मुझे पता है कि हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर ये लड़की 20-22 साल की है, 25 साल की है, तो बायोलॉजिकली इसे तो ये चाहत होनी चाहिए कि उसका बॉयफ्रेंड कोई हो 25-26 साल का, जो हैंडसम गुड लुकिंग हो, लड़का जवान लड़का हो, उसके साथ उसका रिलेशन हो। तो ये बायोलॉजिकली, तो ये नेचुरली ये होता है। पर मैं ये देख रहा हूँ कि 25 साल की लड़कियां जो हैं वो जाके 50 साल के आदमी को पकड़ रही हैं, जिसके बाल झड़ चुके हैं, जो मोटा हो चुका है, जिसके 3 बच्चे हैं, जिसकी वाइफ है, और जो एकदम बूढ़ा आदमी है, जो दिखता भी एकदम बूढ़ा है। तो ये इसलिए लड़कियां दरअसल इसलिए करती हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। क्योंकि जो बूढ़ा आदमी होता है वो यूजुअली वेल सेटल्ड होता है लाइफ में, उसके पास पैसा होता है, घर होता है, सब कुछ होता है। तो ऐसी लड़कियों को लगता है कि हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है, ऐसे थोड़े ज़्यादा उम्र वाले आदमी के साथ अफेयर करने से। तो इस करके ये होता है। बायोलॉजिकली कोई भी बूढ़ा आदमी भी बायोलॉजिकली नेचुरली अट्रैक्टेड फील करेगा किसी जवान लड़की से। इट इज़ नेचुरल एंड बायोलॉजिकल कि बूढ़े आदमी को भी अट्रैक्शन होगी एक जवान लड़की से। ये नेचुरल है और बायोलॉजिकल है। लेकिन जो जवान लड़की है बायोलॉजिकली नेचुरली वो एक बूढ़े आदमी से अट्रैक्ट नहीं होगी, वो जवान लड़के से ही अट्रैक्ट होगी। और अगर थोड़े ज़्यादा उम्र के आदमी से अट्रैक्ट होती भी है तो बूढ़े आदमी से नहीं होगी, यानी अपने से 10-15 साल बड़े आदमी से अट्रैक्ट हो सकती है। वो ऐसे 60 साल के बूढ़े आदमी जो मोटा है, टकला है और बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उससे अट्रैक्ट नहीं होगी। वो करती हैं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ही करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारी सोसाइटी में। एज अ रिज़ल्ट फैमिलियाँ टूट रही हैं। यानी जो वाइफ है जिसने 20 साल बिताए हैं हस्बैंड के साथ, अचानक से आप देखते हो वाइफ का तो घर ही टूट गया, उसके बच्चे जो हैं वो तो एकदम से बिखर गए। तो ये थोड़ा बुरा हो रहा है। तो मैं इस फिनोमेनन को दिखाना चाहता था। तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया जब मैं ऐसी लड़कियों से बात करता हूँ जो होम ब्रेकर्स हैं। ये होम ब्रेकर शब्द मैंने नहीं रखा है ये टर्म मैंने डिवाइस नहीं किया, ये जनरली प्रेस में यूज़ किया जाता है। तो जो मैं ऐसी लड़कियों से बात करता हूँ जो होम ब्रेकर्स हैं, मैंने उनका नज़रिया देखा है। उनके नज़रिए में वो कुछ गलत नहीं कर रही हैं। उनके नज़रिए में ये बिल्कुल सही है जो वो कर रही हैं। उनका जस्टिफिकेशन ये होता है कि अगर कोई आदमी उनके साथ अफेयर कर रहा है यानी वो अपनी शादी में खुश नहीं है। तो उनका ये कहना है, होम ब्रेकर लड़कियों का ये कहना है कि यदि वो अपनी शादी में खुश नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है, वो तो अपनी मर्जी से हमारे साथ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हम उसको ज़बरदस्ती हमारे साथ लेके जा रहे हैं। तो उनकी ये जस्टिफिकेशन होती है जो मैंने दिखाया है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अ वाइफ, बिटवीन अ होम ब्रेकर गर्ल एंड द हस्बैंड, जो बीच में दोनों के बीच में पिस गया, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से
बताया है, और ये रिलेशनशिप्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं ये मैंने बहुत एक्सप्लोर की हैं फिल्म में इस तरह से। तो फिल्म एसेंशली एक रिलेशनशिप ड्रामा है ये। उसमें थोड़ा बहुत मैंने सस्पेंस थोड़ा बहुत क्रिएट किया है, थोड़ा एक मिस्ट्री की तरह उसको थोड़ा दिखाया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए। और ये शूट की गई थी पावना लेक पे, एक पहाड़ के ऊपर एक आइसोलेटेड बंगला है, मतलब आजू बाजू कुछ नहीं, सुनसान है, और आजू बाजू बिल्कुल समंदर जैसा लेक है एक, और ये 3 कैरेक्टर्स वहाँ ट्रैप्ड हैं, और उनके बीच में एक रात में क्या होता है। तो ये है, इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल ही एक हॉलीवुड की फिल्म की तरह हुई है, जैसे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर होते हैं हॉलीवुड में, उस तरह से मैंने ट्रीट किया फिल्म को। सर ऐसा कह सकते हैं ये फिल्म यूथ के लिए आपने, मतलब यूथ, बिल्कुल बिल्कुल यूथ के लिए एक मैसेज है इस फिल्म में, खास करके ये जवान लड़कियों के लिए मैसेज है जो होम ब्रेकर्स होती हैं, कि भाई आपको क्या अपनी उम्र का लड़का नहीं मिलता, आपको कोई हैंडसम लड़का जो आपकी उम्र का है उसके साथ डेट पे जाइए, आप अफेयर कीजिए, मज़ा कीजिए, जो करना है कीजिए, आप क्यों बूढ़े आदमियों के पीछे पड़ती हैं जो हाँ। और मेरा ये भी सोचना है कि एक अफेयर में और शादी में बहुत फ़र्क होता है। यानी चलो आपने एक वन नाइट स्टैंड कर लिया किसी के साथ या अफेयर कर लिया, कभी कभी हो जाता है, फ्लिंग जिसको बोलते हैं फ्लिंग, वो कभी कभी हो जाता है, इट्स नॉट अवॉइडेबल। तो यही दिखाया उस फिल्म में, मैंने यही दिखाया कि आदमी जो है वो फ्लिंग कर रहा है, जबकि जो लड़की है वो कह रही नहीं तुम अपनी वाइफ को छोड़ दो, मेरे से शादी करो। और ये मैंने बहुत बार देखा है। तो ये मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। मुझे लगता है हर इंसान को दूसरे इंसान की कदर होनी चाहिए, एंड किसी शादीशुदा आदमी पर डोरे डालना मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। जबकि मैं ये भी कहूँगा कि शादीशुदा आदमी भी गलत है कि वो अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरी लड़की के साथ अफेयर कर रहा है, वो भी गलत है। तो दोनों ही गलत हैं इस तरह से। तो ये एक हमारी सोसाइटी में फिनोमेनन है जिस पे मैंने जिस पे लाइट डाली है थ्रू दिस फिल्म। सर कैसा रहा एक्सपीरियंस रवीना मैम के साथ और मिलिंद सर के साथ? हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा था। मिलिंद सोमन को मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपको एक्टिंग नहीं करनी है, आपको एक्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है, आपको ऐसे पेश आना है जैसे आप असली ज़िंदगी में हो। क्योंकि मिलिंद सोमन ने भी, वो कुछ आई थिंक 58 ईयर्स के हैं, और उन्होंने 25 साल की अनीता कॉन्वर से शादी की है, और उनको इसके बारे में कोई गिला शिकवा नहीं है। और उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू दिया था किसी यूट्यूब चैनल पर, और उसमें उनकी वाइफ भी थी और वो भी थे, और वो बहुत बिल्कुल ही कैजुअल तरह से बोल रहे थे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कहूँगा मिलिंद गलत नहीं, क्योंकि वो डिवोर्स था, वो ऑलरेडी डिवोर्स था। तो वो कह रहा था कि मेरी वाइफ मेरे से 30 साल छोटी है, मेरे फादर इन लॉ बस मेरे से कुछ 5-6 साल ही बड़े हैं, मतलब वाइफ के फादर जो हैं वो मेरे से 5-6 साल ही बड़े हैं सिर्फ। तो इस तरह से बड़े मजाक के टोन में बोल रहा था, और उसे और उसकी वाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनके रिलेशन के बारे में। तो कह रहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो दुनिया को क्यों फ़र्क पड़े। तो मैंने उसे कहा कि बस तुम ऐसे ही बिहेव करना, जैसे तुम इस वीडियो में अपनी लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कह रहे हो ना, तुम फिल्म में भी ऐसे ही कहना, फिल्म में भी तुम ऐसे ही रहना, एक्टिंग करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। तो उन्होंने फिर वैसे ही किया। तो मैंने 7 दिन इसी ऑफिस में बैठकर मिलिंद सोमन और विदित चितालिया के साथ मैंने वर्कशॉप की, उनके साथ वर्कशॉप की, और मिलिंद को उतारा उस एक्टिंग में जहाँ वो सिर्फ उस तरह की एक्टिंग कर रहा है जैसे मैंने बताई कि एक्टिंग नहीं कर रहा है, जैसा वो है हकीकत में, रियल लाइफ में जैसा है वो वैसा ही अपने आप को वैसा ही बता रहा है। इसलिए मुझे लगता है ये फिल्म वन फ्राइडे नाइट मिलिंद सोमन की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है उसकी लाइफ का। सर आप जो फिल्म होती है, आपकी जो फिल्में होती है, आप उसे लिखते नहीं है, डायरेक्ट भी करते, तो कितना टफ होता है आपके लिए? हाँ, क्योंकि मैं राइटर भी खुद हूँ और मैं डायरेक्टर भी खुद हूँ, और कई कई फिल्मों में मैं प्रोड्यूसर भी रह चुका हूँ। मेरी फिल्मों में जो डायरेक्ट की हैं उसमें मैं प्रोड्यूसर भी था। तो ये 3 टोपियाँ पहनना, वेयरिंग थ्री हैट्स इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन वो ज़रूरी भी है, क्योंकि उससे ना आपको पूरा कंट्रोल रहता है आपकी फिल्म पे, क्योंकि आप ही राइटर हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, तो पूरा कंट्रोल रहता है फिल्म पर कि कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब मेरे कंट्रोल में रहता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कभी क्या होता है, एक सीन लिखा हुआ होता है, लेकिन हम जब शूट करने जाते हैं हमें पता चलता है कि जो लिखा हुआ है वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। वो एक्टर्स जब उसको एनैक्ट कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है,
यहाँ इसमें कुछ कमी है, यहाँ कहीं लॉजिकल जंप है, यहाँ ऐसा कुछ लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, इसको कुछ इसको ठीक करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ, मैं वहीं सेट पे बैठ के मिनटों में अपने लैपटॉप पर वो सीन पूरा चेंज कर देता हूँ। हाँ, सीन का निचोड़ वही रखता हूँ, सीन का बेसिक थीम वही रखता हूँ, लेकिन कुछ डायलॉग्स बदल जाते हैं, थोड़ा एक्टर्स का बिहेवियर, थोड़ा स्टेजिंग बदल जाती है, वो सब तो वो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ही राइटर हूँ। तो ये सब फायदे हैं राइटर और डायरेक्टर होने के। सर अभी फिल्में थिएटर से ज्यादा ओटीटी पे रिलीज कर रहे हैं, तो ऑडियंस से कनेक्ट करना उतना मुश्किल हो रहा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी क्या हो रहा है, अभी हम एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं फिल्म एंड बॉलीवुड में, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं तो थिएटर्स में सिर्फ वो बड़ी बड़ी फिल्में ही चलती हैं जो जिसमें बिग स्टार्स होते हैं या जो बिग स्पेक्टिकल फिल्म जैसी होती है। अभी जो छोटे बजट की फिल्म है जिनमें कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है वगैरह, जो कंटेंट ड्रिवन फिल्में हैं, उनको फिर ओटीटी पर ही रिलीज़ करना पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस उतना जाएगी नहीं थिएटर में आजकल देखने के, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। पहले ज़माने में लोगों के पास ऑप्शन नहीं थी, तो उनको कोई भी फिल्म देखनी थी तो वो थिएटर में ही उनको जाना पड़ता था, या उनको इंतज़ार करना पड़ता था कि इसकी डीवीडी कब निकलेगी तब हम देखेंगे। लेकिन अभी तो ओटीटी भी आपको मिनटों में तो ऑडियंस का ऐसा हो गया है कि वो फिल्म थिएटर में तभी जाएंगे जब कोई बहुत बड़ा स्टार होगा या कोई बहुत बड़ी स्पेक्टिकल फिल्म होगी, जैसे एवेंजर्स हुई, स्टार वॉर्स हुई, उस तरह की, तो या कोई सुपर हीरो फिल्म हुई। तो ये हो गया, ये दो डिमार्केशन हो गई है। अब थिएटर में जाना ऐसा हो गया है जैसे आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हो या आप कभी क्रिकेट मैच देखने वानखेड़े स्टेडियम में जाते हो, तो एक आउटिंग है, जैसे फैमिली के साथ आपको आउटिंग पे जाना है, आपको बच्चों को कहीं लेके जाना है या इस तरह, तो वैसा इवेंट जैसा हो गया है फिल्म देखना कि चलो एक आउटिंग कर लेते हैं। जो फिल्म देखना है वो अब भी मेजरली ओटीटी पे हो रहा है। हर आदमी रात को जाके या एटलीस्ट वीकेंड पे जाके एक आध फिल्म या सीरीज देख लेता है ओटीटी पे, क्योंकि उसके फिंगर टिप्स पे है और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप सोचिए, आपको थिएटर में जाना है तो आपको पहले तो ट्रैवल करके थिएटर तक जाना है, इतनी महंगी टिकट लेनी है, इतना महंगा पॉपकॉर्न लेना है, फिर आपको ट्रैफिक से गुजरना है, ट्रैफिक से स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचना है, फिर वहाँ पार्किंग ढूंढनी है, पार्किंग के लिए स्ट्रगल करना है। बहुत ज़्यादा एफर्ट है एक पिक्चर। कोई उतना एफर्ट क्यों उठाएगा, लॉजिकली क्यों उठाएगा, जब बिस्तर पर बैठे बैठे वो एक बटन ऑन करे और वही फिल्म उसको दिख जाती है अपनी बड़ी टीवी पे। और सबके पास आजकल स्मार्ट टीवी है, बड़े स्क्रीन वाली टीवी है, कई लोगों के पास होम थिएटर सेटअप है, और जिसके पास नहीं है वो अपने फ़ोन पे देख लेता है। जो थोड़े निचले वर्ग के लोग हैं, जैसे वॉचमैन हुआ, रिक्शा वाले हुए, वो अपने फ़ोन पे देख लेते हैं पिक्चर। तो ये ओटीटी फिनोमेनन जो है, ये इट इज़ हियर टू स्टे, ये कहीं जाने वाला नहीं है। इट इज़ ओनली गेटिंग मोर एंड मोर पावरफुल बाय द डे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आजकल थिएटर की फिल्में भी कम बैक कर रही हैं। अभी हाल ही में कुछ 3-4 फिल्में काफ़ी अच्छी चली हैं थिएटर में, तो ये खुशी की बात है कि चलो थिएटर भी जिंदा है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे अगर आप कैसे कह सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट में जाना डिनर के लिए, वो थिएटर में जाना पिक्चर देखने के लिए वैसा हो गया है, और जोमैटो पे या स्विगी पे घर पे खाना ऑर्डर करना वो ओटीटी जैसा हो गया है। तो ज़्यादा तो यही होगा, ओटीटी ही ज़्यादा चलेगा। ओटीटी ऑलरेडी थिएटर से ज़्यादा पावरफुल मीडियम बन चुका है, और फ्यूचर में ओटीटी और भी ज़्यादा पावरफुल मीडियम बनेगा। हाँ, इसके बाद मेरी एक अपकमिंग फिल्म है जो एक सस्पेंस फिल्म है, और उससे एक सस्पेंस फिल्म फ्रेंचाइज शुरू होगी। लेकिन उस फिल्म के बारे में इस समय पर बात करना थोड़ा बहुत प्रीमैच्योर है, क्योंकि अब तक फिल्म की शूटिंग चालू नहीं हुई है। हाँ, बस यही कहूँगा कि अच्छे सिनेमा को अप्रिशिएट करते रहिए, और ये इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि इस फिल्म ने कितने करोड़ कमाया, उतने करोड़ कमाया। वो सब ऑडियंस पता नहीं क्यों ऑब्सेस हो गई है ऐसी फिल्मों से। कई फिल्में हैं जो बहुत ही बेहतरीन हैं और उन्होंने 1 करोड़ भी नहीं कमाया है, ऐसी फिल्में भी हैं। और ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने 3-3, 4-7 करोड़ कमाया, बट बकवास, एकदम बकवास फिल्में, किसी को पसंद भी नहीं आई है।
तो आप ऑडियंस हैं, आप फिल्म को जज कीजिएगा, आपको मज़ा आया फिल्म देख करके, नहीं मज़ा आया। जो ये बिजनेस है बॉक्स ऑफिस ये वो डिस्ट्रीब्यूटर्स पे छोड़ दीजिए, उनका धंधा है। मेरे फैन से मेरी यही मैसेज है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।